पीर कामिल एपिसोड 15 पार्ट सईदा 1। अम्मा के साथ उनका राब्ता वहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो एक शाम डॉक्टर सिब्त अली के यहाँ थे, जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद उन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं। मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ उन्हें ले जाऊं। मैंने उनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था उनके यहाँ जाने का, मगर गए नहीं। फुरकान ने माने खेज नज़रों से सालार को देखा। वो नज़रें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी, इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। वो दोनों डॉक्टर सिब्त अली के साथ उनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहां कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गई और आते ही उनकी शिकायत और नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान उन्हें मुतमईन करने में मसरूफ़ रहा, जबकि सालार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सालार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सालार को इस्लामाबाद और फिर वहां से गांव जाना था, इसलिए उसने अपनी मसरूफियत बताकर सईदा अम्मा से माजरत कर ली। वीकेंड गुजारने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने उसे सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहां गया था। सालार, मैं सईदा अम्मा की बेटी से ही मिला था, फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा। बहुत अच्छी लड़की है, सईदा अम्मा के बरक्स खासी खामोश तबा लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी, नौशीन को भी बहुत अच्छी लगेगी। फुरकान, तुम सिर्फ दावत की हद तक रहो तो बेहतर है, सालार ने उसे टोका। मैं बहुत सीरियस हूं, फुरकान ने कहा। मैं भी सीरियस हूं, सालार ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें पता है फुरकान, तुम जितना शादी पर इसरार करते हो, मेरा शादी से उतना ही दिल उठ जाता है, और ये सब तुम्हारी इन बातों की वजह से है। सालार ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा। मेरी बातों की वजह से नहीं, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहते? फुरकान एकदम संजीदा हो गया। ओके, साफ साफ कह देता हूं, मैं इमामा की वजह से शादी नहीं करना चाहता। फिर? सालार ने सर्द महरी से कहा। ये एक बचकाना सोच है। फुरकान उसे बगौर देखते हुए बोला। ओके फाइन, बचकाना सोच है। फिर? सालार ने कंधे झटकाते हुए कहा। देन यू शुड गेट राइड ऑफ इट, तब तुम्हें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। फुरकान ने नरमी से कहा। आई डोंट वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ इट, सो मैं उससे छुटकारा नहीं चाहता। फिर? सालार ने तुर्की बतुर्की कहा। फुरकान कुछ देर के लिए लाजवाब होकर उसे देखता रहा। मेरे सामने दोबारा तुम सईदा अम्मा की बेटी की बात मत करना, और अगर वो तुमसे इस बारे में बात करें भी तो तुम साफ साफ कह देना कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादीशुदा हूं। ओके, नहीं करूंगा इस बारे में तुमसे बात, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, फुरकान ने दोनों हाथ उठाते हुए सुलहजोई से कहा।
गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सालार कई साल बाद पहली बार इस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था। कोई बड़ी आहिस्तगी से उसके बराबर में आ बैठा। उसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। अलविजन को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों से रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपकी बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूं। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूं। खुदा हाफिज, इमामा हाशिम। एक बार फिर उस खत की तहरीर उसके जहन में गूंजने लगी थी। वो सिकंदर उस्मान के पास से आकर बहुत देर तक खत लिए अपने कमरे में बैठा रहा। उसने इमामा को कोई रकम नहीं दी थी, मगर वो जानता था कि उसने उसका कौन सा कर्ज लौटाया था। मोबाइल फ़ोन की कीमत और उसके बिल्स। वो खाली उस जहनी के आलम में अपने बेड पर बैठे नीम तारीक कमरों की खिड़कियों से बाहर उसके घर की इमारत को तकता रहा। सारी दुनिया एकदम जैसे हर जिंदा शय से खाली हो गई थी। उसने खत पर तारीख पढ़ी। वो मामा के घर से जाने के तकरीबन 2.5 साल बाद भेजा गया था। 2.5 साल बाद अगर वो 20,000 रुपये उसे भिजवा रही थी तो इसका मतलब था वो खैरियत से थी। कम अज कम उसके इमामा के बारे में बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। उसे खुशी थी, लेकिन अगर उसने ये समझ लेता कि सालार मर चुका था तो फिर उसकी ज़िंदगी से भी निकल गया था। और उसका क्या मतलब था वो ये भी जानता था। कई घंटे वो इसी तरह वहीं बैठा रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया। अपना बैग पैक करके वो घर से निकल आया और अब वो सड़क पर था, उसी धुंध में, उसी मौसम में। सब कुछ जैसे धुआं बन रहा था या फिर धुंध। चंद घंटों बाद वो उसी होटल नुमा सर्विस स्टेशन के पास पहुंचा। उसने गाड़ी रोक ली। धुंध में मलफूफ वो इमारत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। गाड़ी को मोड़कर वो सड़क से उतार कर अंदर ले आया, फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। 8 साल पहले की तरह आज भी वहाँ खामोशी का राज था। सिर्फ लाइट्स की तादाद पहले से ज़्यादा थी। उसने हॉर्न नहीं दिया, इसलिए अंदर से कोई नहीं निकला। बरामदे में अब वो पानी का ड्रम नहीं था। बरामदे से गुजरते हुए अंदर जाने लगा। तभी अंदर से एक शख्स निकल आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सालार ने उससे कहा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। उसने जमाई ली और वापस मुड़ गया। आ जाए। सालार अंदर चला गया। ये वही कमरा था, मगर अंदर से कुछ बदल चुका था। पहले की निस्बत मेज़ों और कुर्सियों की तादाद ज़्यादा थी। कमरे की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। चाय लेंगे या उसके साथ कुछ और भी? उस आदमी ने मुड़कर अचानक पूछा। सिर्फ चाय। सालार एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। आदमी काउंटर के अक़ब में अब स्टोव जलाने में मसरूफ हो चुका था। आप कहाँ से आए हैं? उसने चाय के लिए केतली ऊपर रखते हुए सालार से पूछा। जवाब नहीं आया। वो शख्स ने गर्दन मोड़कर देखा। चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने में नजरें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्समे की तरह बेहिस व बेहरकत। वो नमाज पढ़कर उसके बिलमुकाबिल मेज़ की दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर उसने मेज़ पर पड़ा चाय का कप उठाया और उसे पीने लगा। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नज़रों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो उसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नज़रों से फिलिंग का जायज़ा लिया। फिर छुरी उठाकर उसने लड़के से कहा, जो अब इमामा के बर्गर की प्लेट उसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फिलिंग के ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। यह आमलेट है। उसने नीचे मौजूद आमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा सा ऊंचा किया। और ये केचप? तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना, उसने उखड़े लहजे में कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं है, सालार ने चीख कर कहा। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं।
वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो? उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है। चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिस्सियाने अंदाज में हंसा। इमामा इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठाया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होंठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफर को ताज्जुब आमेज नजरों से देखा और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल है बर्गर, तुम किस तरह खा रही हो? सालार ने लुक़मे को बमुश्किल हलक से निगलते हुए कहा। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सालार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलालुन नसर की बात कर रहा हूं, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड बाकी बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी, सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों जाया करूंगी? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तज़हीक आमेज अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। ये मेरी ज़बान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और उन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना? उसने इमामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज आवाज में उसकी बात काटी। सालार सिकंदर कम से कम इस तरह की चीजें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सालार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े हुए अंदाज में पूछा। नहीं, बस चाय काफी है, सालार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? उसने पूछा। हाँ। लाहौर जा रहे हैं? उसने एक और सवाल किया। इस बार सालार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुबा हुआ उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहां अकेला बैठना चाहता हूं, उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स कुछ ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला गया और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ गाहे बगाहे दूर से सालार पर नजरें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद उसने सालार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ किचन में कमरे से वापस आया, मगर इससे पहले कि वो सालार के पीछे बाहर जाता, मेज पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक लिया। वो भौंचका सा उस नोट को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। सालार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। उस आदमी ने हैरानी से उसकी दूर जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर हाथ में पकड़े उस 1000 के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है, मगर आदमी बेवकूफ। उसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए जेरे लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल लिया। सिकंदर उस्मान सुबह नाश्ते की मेज पर आए तो भी उनके जहन में सबसे पहले सालार ही का ख्याल आया था। सालार कहाँ है? उसे बुलाओ, उसने मुलाजिम से कहा। सालार साहब तो रात ही को चले गए थे। सिकंदर और तैयबा ने बेइख्तियार एक दूसरे का चेहरा देखा। कहाँ चले गए? गांव? नहीं, वापस लाहौर चले गए। उन्होंने सालार का नंबर डायल किया, मोबाइल ऑफ था। उन्होंने उसके फ्लैट का नंबर डायल किया, वहां जवाबी मशीन लगी हुई थी। उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड कराए बगैर फोन बंद कर दिया। कुछ परेशान से वो दोबारा नाश्ते की मेज पर आ बैठे। फोन पर कांटेक्ट नहीं हुआ? तैयबा ने पूछा। नहीं, मोबाइल ऑफ है। उसके फ्लैट पर आंसर फोन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों चला गया। आप परेशान ना हो, नाश्ता करें। तैयबा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। तुम करो, मेरा मूड नहीं है।
वो उठकर बाहर निकल गए। तैयबा बेख्तियार सांस लेकर रह गई। सालार ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। बाहर फुरकान था। वो पलटकर अंदर आ गया। तुम कब आए? फुरकान ने कदर हैरानी से उसके पीछे अंदर आते हुए कहा, आज सुबह। सालार ने सोफे की तरफ जाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें गांव जाना था? फुरकान ने उसकी पुश्त को देखते हुए कहा, मैं तो पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी देखकर आ गया। बंदा आता है तो बता ही देता है। सालार जवाब में कुछ कहे बगैर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? फुरकान ने पहली बार उसके चेहरे को देखा और तशवीश में मुब्तला हुआ। क्या हुआ? सालार ने जवाबन कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें क्या हुआ है? फुरकान ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं। घर में सब खैरियत है? हाँ। तो फिर तुम, सर में दर्द है? मिग्रेन? फुरकान अब उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। नहीं। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। उसका फायदा भी नहीं था। उसने अपनी आंखों को मसला। तो फिर क्या हुआ है तुम्हें? आंखें सुर्ख हो रही हैं। मैं रात सोया नहीं, ड्राइव करता रहा हूं। सालार ने बड़े आम से अंदाज में कहा, तो अब सो जाते यहां का फ्लैट पर। सुबह से क्या कर रहे हो? फुरकान ने कहा, कुछ भी नहीं। सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। तुम तो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाते हो, फिर नींद ना आना क्या माने रखता है? फुरकान को ताज्जुब हुआ। बस आज नहीं लेना चाहता था मैं, या ये समझ लो मैं सोना नहीं चाहता था। खाना खाया है? नहीं, भूख नहीं लगी। 2 बज रहे हैं। फुरकान ने जैसे उसे जताया। मैं खाना भिजवाता हूँ, खा लो। थोड़ी देर सो जाओ, फिर रात को निकलते हैं आउटिंग के लिए। नहीं, खाना मत भिजवाना, मैं सोने जा रहा हूँ। शाम को उठूंगा तो बाहर जाकर कहीं खा लूंगा। सालार कहते हुए सोफे पर लेट गया और अपना बाजू आंखों पर रख लिया। फुरकान कुछ देर बैठा उसे देखता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने सालार के कमरे में आते हुए कहा। उसने रिसेप्शन की तरफ जाते हुए सालार के कमरे की खिड़कियों के चंद खुले हुए ब्लाइंड्स में से उसे अंदर आते देखा था। कॉरिडोर में जाने के बजाय वो रुक गई। सालार टेबल पर अपनी कोहनियां टिकाए दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए था। रिमशा जानती थी कि उसे कभी कभार मिग्रेन का दर्द होता था। वो रिसेप्शन की तरफ जाने के बजाय उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सालार उसे देखकर सीधा हो गया। अब वो टेबल पर खुली एक फाइल को देख रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रिमशा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने रिमशा को देखने की कोशिश नहीं की। रिमशा वापस जाने के बजाय आगे बढ़ाई। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उसने सालार के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम प्लीज इस फाइल को ले जाओ, इसे देख लो, मैं नहीं देख पा रहा। सालार ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय फाइल बंद करके टेबल पर उसकी तरफ खिसका दी। मैं देख लेती हूं, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो घर चले जाओ। रिमशा ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। हाँ, बेहतर है मैं घर चला जाऊं। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और उसे खोलकर अपनी चीजें अंदर रखना शुरू कर दी। रिमशा बगौर उसका जायजा लेती रही। वो 11 बजे ऑफिस से वापस घर आ गया था। ये चौथा दिन था जब वो मुसलसल उसी हालत में था। यकदम हर चीज में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। बैंक में अपनी जॉब, लम्स के लेक्चर्स, डॉक्टर सिब्त अली के साथ नशिस्त, फुरकान की कंपनी, गांव का स्कूल, मुस्तकबिल के मंसूबे और प्लानिंग। उसे कोई चीज भी अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। वो जिस इम्कान के पीछे कई साल पहले सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गया था, वो इम्कान खत्म हो गया था और उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके खत्म होने से उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मुसलसल अपने आप को इस हालत से बाहर लाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। वो नाकाम हो रहा था। महज ये तसव्वुर कि वो किसी और शख्स की बीवी बनकर किसी और के घर में रह रही होगी, सालार सिकंदर के लिए उतना ही जानलेवा था जितना माजी का ये अंदेशा कि वो गलत हाथों में चली ना गई हो। और उसी जहनी हालत में उसने उम्र पर जाने का फैसला किया था। वो वाहिद जगह थी जो उसकी जिंदगी में अचानक आ जाने वाली बेमानवियत को खत्म कर सकती थी। वो एहराम बांधे खाने काबा के सहन में खड़ा था। खाने काबा में कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी वजूद का निशान नहीं था। रात के पिछले पहर आसमान पर चांद और सितारों की रोशनी ने सहन के मार्बल से मुनक्किस होकर वहां की हर चीज को एक अजीब सी दूधिया रोशनी में नहला दिया था। चांद और सितारों के अलावा
वहां कोई और रोशनी नहीं थी। खाने काबा के गिलाफ पर लिखी आयत से गिलाफ पर अजीब तरह से रोशन थे। हर तरफ गहरा सुकूत था और इस गहरे सुकूत को सिर्फ एक आवाज तोड़ रही थी, उसकी अपनी आवाज।